Assalamualaikum. My name is Muhammad Fizan Zafar and I recently got admission in Pakistan Administrative Service in CSS 2020. First of all, I would like to introduce myself, a brief introduction about my education background and everything. I got my early education from Gujranwala, which is my hometown, and I did my intermediate from Government College Lahore, and then civil engineering from National University of Science and Technology, Islamabad. I immediately started my preparation for civil services after my graduation from University of Islamabad, and I joined Sir Taimur Bukhari in May 2018. This was my second attempt, and in my first attempt I scored almost 700 marks, but I could not pass my essay. In this attempt, I have already told, I think so, that I have scored 741 marks. My optionals were international relations, international law, gender studies, history of USA and anthropology. सबसे पहले एक बहुत ही अजीब सा सवाल था थोड़ा सा, लेकिन चले कोई बात नहीं। उन्होंने पूछा कि आप अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताएं सीएसएस के बारे में ओवरऑल और इंटरव्यू के बारे में खास तौर पे। तो मेरी जर्नी, मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि मेरी ये सेकंड अटेम्प्ट थी, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट आई फेल, और जो मैंने ये चीज़ नोट की है कि अक्सर मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स अगर फेल होते हैं तो इस चीज़ को या छुपाने की कोशिश करते हैं या दूसरों से छुपाते हैं थोड़ा सा, कि मतलब शायद बताना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस स्टेज पे आके आपको यू शुड एप्रिशिएट योर फेलियर इन अ सेंस दैट इफ यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर समथिंग, तो आपको कोई मायूसी या इस तरह नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि यू कैन डू इन अनदर अटेम्प्ट एज वेल। जहाँ तक मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस, तो इट डिड नॉट गो वेल और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस एज वेल, एंड आई कुड नॉट परफॉर्म अप टू मार्क, आई विल से। सो दैट इज द आंसर, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय सिद्धराज सरकार। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कैसे करें, जो सिलेक्शन है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की वो किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं कि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो मुझे काफ़ी, आप कह सकते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस थे मेरे पास जिनके अंदर से मुझे चूज करना था। तो मैंने जब सर तैमूर से डिस्कशन भी की इस बारे में, तो ही रिकमेंडेड सम ऑप्शनल्स, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने अपनी मुताबिक चलना है, जो आपको लगे कि ये ऑप्शनल्स आप पढ़ सकते हैं या आपको इजी लगेंगे, तो आपने उसके मुताबिक अपने कैलिबर के और नेचर के मतलब मुताबिक रखना है सारा कुछ। तो हमारा थोड़ा सा कंफ्लिक्ट भी था इस सिलसिले में, बिकॉज ही वांटेड टू ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस बट आई वांटेड टू गो विद इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ था, जेंडर स्टडीज थी और हिस्ट्री ऑफ यूएसए, मेरे सर ने ही रिकमेंड किए थे। उसके अलावा जो एक और थोड़ा सा कंफ्लिक्ट था वो पंजाबी के बारे में था। सर चाह रहे थे कि मैं पंजाबी को ऑप्ट करूं, बट आई ऑप्टेड एंथ्रोपोलॉजी इंस्टेड ऑफ पंजाबी। तो ये आपने खुद ही डिसाइड करना है कि आप कौन से ऑप्शनल्स के साथ कंफर्टेबल हैं। जो मेरा तरीका था वो ये था कि एक सिलेबस और पास्ट पेपर्स, इसके एनालिसिस से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि आप इस ऑप्शंस के साथ कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये आपने खुद देखना है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपको ऑप्शंस चेंज करने पड़े। आप ये तो क्लासेस किसी इंस्टीट्यूट में लेते हैं या किसी टीचर के पास, या आप खुद सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, ये ऑप्शनल मेरे मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, या इससे बेहतर है कि मैं कोई और ऑप्शनल चूज कर रहा हूँ। और काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी एलोकेशन हुई भी है इस दफा भी, उन्होंने ऐसा किया है ड्यूरिंग देयर जर्नी ऑफ सीएसएस, दे चेंज देयर ऑप्शंस एज वेल, सो इट इज़ नॉट अ बिग डील। उसके अलावा जो एक ऑप्शंस के बारे में सवाल किया था वो था कि बशीर अहमद थे, उनकी तरफ से उन्होंने कहा
कि लो स्कोरिंग ऑप्शनल्स होते हैं कुछ। उन्होंने एक दो एग्जांपल्स दी हिस्ट्री ऑफ यूएसए की और एक और भी कि ये लो स्कोरिंग ऑप्शनल्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये जो स्कोरिंग ट्रेंड है इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। सीएसएस में स्कोरिंग ट्रेंड एक हकीकत है, एक रियलिटी है। हम हर साल देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्कोर ज्यादा होता है, कुछ में ओवरऑल स्कोर कम ही होता है। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है स्कोरिंग ट्रेंड के बारे में वो ये है कि सबसे पहली बात, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग होगा कौन सा नहीं होगा। तो जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप अपने मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करें। दूसरी बात, ये डिपेंड नहीं करता कि एक स्कोरिंग ट्रेंड उसका क्या है। जो एक जरूरी चीज है जो कि हम इग्नोर करते हैं अक्सर, कि वो भी स्कोरिंग ट्रेंड हो, उस स्कोरिंग ट्रेंड के अंदर भी एक ब्रैकेट जरूर होगी मार्क्स की। वो 10 to 15 वेरी करेगी, हो सकता है वो 10 to 15 या 20 मार्क्स की ब्रैकेट हो। अगर आपने पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट किया है, अगर आप की प्रेजेंटेशन, रेलिवेंस, इन सब चीजों पे कमांड थी और आपने प्रैक्टिस किया, आपका पेपर हुआ हुआ है, ये भी चीज बहुत मैटर करती है, बाद में डिस्कस भी करेंगे, तो आप उस ब्रैकेट की अपर साइड पे फॉल करेंगे। उससे आपको बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उससे 10-15 नंबर ज्यादा आप आराम से ले सकते हैं अगर आपने रिटन प्रैक्टिस और इन सब चीजों पे फोकस किया, जो कि बाद में हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी मैटर करती है। मेरे साथ काफी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने लो स्कोरिंग ट्रेंड्स में भी अपने ज्यादा अच्छे नंबर लिए। मुझे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में काफी लोगों ने पूछा कि मतलब ये लो स्कोरिंग ट्रेंड है, इसका नंबर नहीं आ रहे, तो उसका भी यही है कि वो बाद में डिस्कस भी कर लेंगे पेपर अटेम्प्टिंग में। लेकिन यही है कि सब्जेक्ट्स आपने एकदम सिलेक्ट कर लिए, स्कोरिंग ट्रेंड ना तो आपकी मर्जी से चेंज होगा ना कुछ होगा। तो आपकी मर्जी से अगर चेंज होगा तो थोड़े से आपके मार्क्स ज्यादा या कम हो सकते हैं। अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। सना की तरफ से, मैडम की तरफ से सवाल आया था कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। उन्होंने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड भी शायद डिस्कस किया था। तो देखिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन वही है जिसके साथ आप कंफर्टेबल है, और बेस्ट कॉम्बिनेशन वो है जिसकी तैयारी आपने अच्छी की है। आप कोई सब्जेक्ट इस तरह के रख लेते हैं जो कि आपके ख्याल में स्कोरिंग होंगे, तो इट डज नॉट मैटर इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर देम। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर प्रेपरेशन। तो चलते हैं प्रेपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैंने के पास तैयारी स्टार्ट की तो हमारा जो एक पैटर्न था हर सब्जेक्ट को लेके, वो यही था कि हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते थे, ठीक है, उसका सिलेबस मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते थे, ठीक है, और उसके साथ साथ रेगुलर टेस्ट सेशन हमारा चलता था। टेस्ट टॉपिक्स जितने कवर होंगे उसका वीक में शायद 1, 2 या 3 टेस्ट लाजमी हो जाते थे। इससे ये होता था कि एक तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका जो है, जो एक टेक्निक है, वो साथ साथ बेहतर होती जाती थी। पहले टेस्ट में कुछ गलतियां हो गई अगर, ठीक है, तो वो दूसरे टेस्ट में कवर हो जाती थी। इससे इसी तरह जब एक सब्जेक्ट कवर होता था तो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं कवर होता था, बल्कि जो पेपर अटेम्प्टिंग पे कमांड थी वो भी अच्छी से अच्छी होती जा रही थी। तो हमारा ये तरीका था जो कि सर ने हमें गाइड किया और जिस तरह ये हुआ। अब कुछ सवालात मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक समरत साहब है, उन्होंने कहा कि इस सीएसएस टफ और इजी प्रिपरेशन के मुताबिक उन्होंने पूछा कि क्या मैं आगे उन्होंने भी पूछा कि क्या मैं कर सकूंगा या नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको टफ बनाते हैं या इजी बनाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बहुत इजी एग्जाम्स है या बहुत इजी जर्नी होती है। हर स्टूडेंट को इसके दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक गाइडेंस अच्छी हो, राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। अगर आपके पास गाइडेंस है तो ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि आप बहुत सारी जो मिथ्स हैं जो सीएसएस से रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल, ठीक है, तो आप उनसे भी बच जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा, आप सिर्फ तैयारी पर फोकस करेंगे। अगर गाइडेंस अच्छी नहीं है, मेरे अक्सर कोलीग्स हैं जिनकी जगह एलोकेशन भी हुई और वो खुद कहते हैं कि हमें राइट गाइडेंस ना होने की वजह से 1-2 साल हमारे ज़ाया हो गए। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि सीएसएस की तैयारी किस तरह की जाए या किस तरह इसको लेके चला जाए। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको रिटन प्रैक्टिस का कहा गया था बकायदा कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो आपने इन चीज़ों से बचने के लिए आपको राइट गाइडेंस की जरूरत है, और अगर आपके पास राइट गाइडेंस है तो फिर आपका ये जो जर्नी है ना, ये बहुत आसान होती जाती है। लेकिन
इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि बगैर मेहनत के, क्योंकि आई बिलीव दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो हम मेहनत करेंगे तो ये जर्नी आसान हो जाएगी। उसके अलावा ज़ीशान हफीज का ये सवाल आया था टाइम टेबल के रिलेटेड के आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, कैंडिडेट को टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, उसको एक दिन में क्या टाइम टेबल अपना रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं कि मैं कोई इस तरह मतलब टाइम टेबल रिटन फॉर्म में मेरा नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं रिटन फॉर्म में होते हैं टाइम टेबल बना के तो वेल एंड गुड। तो ये मेरा फिक्स पैटर्न नहीं होता था कि मैंने इतने घंटे पढ़ना है या इतने घंटे ब्रेक लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं तो इसमें कोई भी बातें बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरा है ये नहीं था। तो टाइम मैनेजमेंट के वाले से मैं ये बताता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप ना बेशक अगर थोड़ा सा कम भी पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्टिव होना चाहिए। जो और ज्यादा स्टडी है तो प्रोडक्टिव होने चाहिए। ये नहीं कि आप 12-14 घंटे बैठे हैं कि जी मैं पढ़ने लगूंगा, सीएसएस की तैयारी करने लगूंगा, और एट द एंड जब आप उठते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल मतलब कि कुछ आपने सीखा नहीं, कुछ ऐसा नहीं सीखा तो जो कल को आपको एग्जाम में हेल्प आउट करे, कुछ ऐसा नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो मेक श्योर करें प्रोडक्टिव स्टडी करें, ठीक है। स्मार्ट स्टडी भी कुछ कहते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी को हम एज ए शॉर्टकट भी समटाइम्स ले जाते हैं। तो आपने प्रोडक्टिव स्टडी करनी है। आप जितना पढ़ना है टारगेट होना चाहिए कि यार ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स मैंने आज करने हैं, या ये सब्जेक्ट मैंने इतने डेज में इसको कंप्लीट कर देना है, तो ये साथ साथ आपने लेके चलना है। ज़ीशान मंजूर का एक सवाल था कि उन्होंने एक क्वालिफायर्स का भी रेफरेंस दिया साथ अपने जब उन्होंने फॉर्म फिल किया। उन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट के लिए कितनी बुक्स यूज करनी चाहिए, और उन्होंने बताया कि वो क्वालिफाइज ने ये बताया, क्वालिफाइड ने उन्होंने बताया है कि वो एक टॉपिक शायद एक बुक से करने में मुझे लगता नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। तो इसका आसान हल ये है कि आपने अपना सिलेबस जो है ना हर सब्जेक्ट को अपने सामने रखना है और कोशिश करनी है टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस। जो ये है ना कि शॉर्टकट्स जो होती है कि सिलेक्टिव स्टडी शायद इफ यू आर लकी एनफ तो आपके काम आ जाए, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं मेरे साथ यही होता है कि मैं अगर एक टॉपिक को छोड़ देना तो पेपर में लाजमी आ जाता है। तो मैं इस चीज़ से डर भी लगता था। तो लिहाजा आपने मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है। जहाँ तक बुक्स है कि कितनी बुक से वो सिलेबस कवर होगा तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। अब इस्लामियात की बात करूँ, इस्लामियात मैंने सिर्फ एक बुक से ही की थी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, आप अगर एक से ज़्यादा बुक्स या नोट्स यूज करना चाहते हैं तो एट द एंड आपका गोल ये होना चाहिए, आपका गोल ये है कि आपने वो सिलेबस जो है ना वो कवर करना है, मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, ताकि आपको पेपर में मुश्किल पेश ना आए, आपको मैक्सिमम सवाल आते हों, ताकि आप बेहतर सवाल चूज करें जिसका आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं। तो आपने ये स्ट्रेटेजी अपना। ये एक सवाल था सहब बानो का कि कितनी देर में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए आइडियली, उन्होंने पूछा। तो ये भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, ये डिपेंड नहीं करता। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको इजी लगे, हो सकता है मुझे वो मुश्किल लगे। आप हो सकता है 7 डेज जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि आप वो 7 दिनों में एक सब्जेक्ट कर देते हैं। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने में मुझे 15-16 दिन लग जाए, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि बहुत ज्यादा डेप्थ में बिना किसी जरूरत के ना जाया करें। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स एक टॉपिक को शुरू करते हैं और एक हफ्ता एक करंट अफेयर्स के एक टॉपिक में लगा देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। आपने ये नहीं देखना कि कितनी देर में जल्दी से जल्दी करना है या मतलब आराम से करना है, ये नहीं मैटर करता। आपने ये देखना है कि जब आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपने जब वो कंप्लीट करना है तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना हेल्प आउट करेगा, जो आपकी वो तैयारी है सारी, ठीक है, वो कितनी हेल्प आउट करेगी। उसके अलावा अक्सर लोग पूछते हैं नोट्स मेकिंग के हवाले से कि क्या ये जरूरी है, क्या इसके बगैर सीएसएस नहीं हो सकता। तो मैं तो अपना बता सकता हूँ कि मैंने नोट्स मेकिंग की थी, तो मेरी ये भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट वेरी करता है ये भी। तो कुछ लोग हैं जो कि बहुत डिटेल में नोट्स बनाते हैं, जैसे कि मैं था, मुझे आदत थी डिटेल में नोट्स बनाने की, और वो उसका फ़ायदा ये होता था कि जब मैं एक दफ़ा नोट्स अपने एक सब्जेक्ट के कंप्लीट कर लेता था तो मुझे बार बार किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी या किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं अपने नोट्स से रेफरेंस वगैरह सब कुछ उसके ऊपर ही होता था। लेकिन
अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें भी कोई मतलब कि ऐसी गलत बात नहीं है। आपने अपनी आसानी देखनी है। अगर आपको लगे कि आप शॉर्ट नोट से पेपर्स में फायदा ले सकते हैं, आप रिवीजन जल्दी हो रही है, जो भी है, तो इट्स ओके। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि जो नोट्स में लिखी वो चीजें आपके फिंगर टिप्स में हो, आपको वो चीजें याद हो, ताकि पेपर में भी प्रोड्यूस करते हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। पेपर में सबसे मेन जो इशू आता है ना, जब आप पेपर में बैठते हैं, एक प्रेशर तो ऑटोमेटिकली होता है, हर स्टूडेंट को होता है थोड़ा सा प्रेशर। उसके अलावा जो मेन इशू आता है वो पेपर कंप्लीट करने में आता है। मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं जिनसे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता था, ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि उन्हें चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं होती। वो पेपर में बैठ के सोचते ज्यादा थे। जब हम सोचने लग जाते हैं तो आपके पास टाइम नहीं बचता कि आप एक सवाल को जो एवरेज देखा जाए वो 35 to 37 मिनट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो 35 to 37 मिनट्स में कुछ टाइम सोचने में लगाएंगे तो फिर आपको मसला होगा थोड़ा सा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी नोट्स बना रहे हैं उन्हें याद भी करना है। उन्हें याद की हुई चीजें आपको बहुत काम आएंगी। बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए, वो थे पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में, कि बताएं कैसे नंबर लिए जाएंगे, कैसे कंसिस्टेंटली लो स्कोरिंग में भी थोड़े से अबव एवरेज मार्क्स ऑब्टेन करने, ये इसके बारे में काफी ज्यादा सवाल पूछे गए थे। तो उसके बारे में सबसे पहले जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में था वो ये था कि शाजीन और बख्तमान इन दोनों ने एक ही सवाल दिया था कि अगर पेपर में कुछ सवाल आता है तो उसको किस तरह लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं अपना तरीका आपसे शेयर करता हूँ कि मेरा ये होता था कि मैं हर क्वेश्चन के लिए 2-3 मिनट्स रखता था उसकी रफ आउटलाइन बनाने के लिए। तो ये मैं फिर बता दूं कि आउटलाइन जो होती है रफ होती है, मैं नीट में आउटलाइन नहीं बनाता, ठीक है। तो रफ आउटलाइन जब मैं बनाता था तो ये रफ पे होगी, फिर उसको मैं आर्गुमेंट्स को प्रायोरिटाइज करता था कि कौन सा आर्गुमेंट मैंने पहले देना, कौन सा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो वेरी करता था और उस हिसाब से मैं उनकी नंबरिंग करता था। उसके अलावा जो मेन था वो ये था कि आप हेडिंग्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हेडिंग्स मैंने अक्सर नोट किया कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मसला होता है, हमें आदत नहीं रही, ग्रेजुएशन में इतने साल हो गए हैं, हमने कभी लिखा नहीं, हेडिंग्स कैसे बनाएंगे। तो उसका एक ही हल है जो मैं बार बार भी कहता हूँ कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हेडिंग्स बनाने की भी आदत हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा होगा पेपर्स में। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा हेडिंग्स सोचने में या हेडिंग्स को रेलिवेंट करते हुए, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर भी करते हैं और फिर ये इसको अंडर एस्टिमेट भी थोड़ा सा करते हैं, मैं ये भी कहूँगा, वो है रेलिवेंस। सीएसएस के तमाम पेपर्स में रेलिवेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका सवाल रेलिवेंट नहीं है तो इट डज नॉट मैटर कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, आपने कितनी लेंथ पे पेपर किया था या आपने कितना प्यारा लिखा था या जो भी किया था, सवाल रेलिवेंट नहीं है तो नंबर नहीं मिलेगा। मैंने अक्सर नोट किया कि इसको एज ए कम्पिटिटिव एग्जाम देयर इज नो डाउट इट इज अबाउट कंपटीशन एंड एवरीथिंग, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो पेपर को अपना स्पेशल बनाने की कोशिश में लगे होते हैं कि मैं किसी तरीके से इसको दूसरों से स्पेशल बनाऊं। अब इस चक्कर में जब पढ़ते हैं तो वो रेलिवेंसी को साइडलाइन कर देते हैं, वो मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। जो उसने चीजें नहीं पूछी वो भी पूछे और बताने की कोशिश करेंगे, जो उसने नहीं पढ़ा वो बताएंगे कि देखो मुझे आता है। लेकिन ये चीज उनको ये नहीं पता कि ये चीज एग्जामिनर को गुस्सा दिलाती है कि जो चीज उसने पूछी ही नहीं, वो ये समझेगा शायद ये लेंथ को बढ़ाने के लिए या टाइम वेस्ट करने के लिए ये इस तरह की चीजें दे रहा है। आपने इन चीजों से दूर रहना है, आपने रेलिवेंट लिखना है, जो भी नॉलेज आपके पास है उसको रेलिवेंट बना के लिखना है। और रेलिवेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है आपकी हेडिंग्स। अगर आपकी हेडिंग्स रेलिवेंट होगी तो आपका सवाल ऑटोमेटिकली उसको एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हेडिंग्स पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो आपका फेस होंगे आपके आंसर का। तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना लिखें। अगर एक पैराग्राफ में हमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स बताने भी है तो उनको सब हेडिंग्स में डिवाइड करें। इससे एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा होगी और उसके लिए आसान होगा चेक करना। उसको ये भी साथ साथ आसानी से पता चलेगा कि आपके पास नॉलेज कितना है और आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ सवाल पूछे गए थे। सैयदा
हसना अली की तरफ से भी, वो भी एक दो स्टूडेंट से जिन्होंने पूछा था कि जो पेपर है उसमें रेफरेंसेस, कोड्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, इन सब चीज़ों की कितनी अहमियत है या इन चीज़ों का कितना फर्क पड़ता है। तो उसके मुताबिक मैं आपको बताता रहूँ कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बट आई यूज देम इन वेरी लिमिटेड सेंस से। तो मैं बहुत ज़्यादा इन पर फोकस नहीं करता था। हाँ, अगर आपके पास कोई रेडीमेड रेफरेंस या कोड है तो लाजमी दे, मैं भी देता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने देखा अक्सर कि स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट का मकसद होता है कि एग्जामिनर को एक रोड मैप देना कि ये मेरा आंसर है, या जो भी आपने कुछ आर्गुमेंट्स दिए हैं उनको सिंपल करके लिखना, उसको एग्जामिनर की आसानी देगी। पहली बात, फ्लो चार्ट इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का बनाएंगे कि एरो इधर जा रहा है वापस जा रहा है, वो खुद उन्हें शायद समझ ना आ रही हो बनाने के बाद कि इसको अब कैसे पढ़ना है, तो एग्जामिनर को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। लिहाजा आपने फ्लो चार्ट अगर सोच लिया है कि बनाने, आपने पहले ही उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और फ्लो चार्ट का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि आपने पेजेस को फिल करने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे, मैंने ये पेज इतने फिल करने हैं, लादा मैं फ्लो चार्ट बना लेता हूँ ताकि ये पेज इसमें चला जाएगा। इस तरह नहीं करना। अगर आपने फ्लो चार्ट बनाने हैं तो प्रैक्टिस करें, वो रेलिवेंट होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपने कोई कोर्स या रेफरेंस किसी बुक का देना है तो वो उस जगह पे रेलिवेंट होना चाहिए, आपके आर्गूमेंट के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन हो, उसको पता चले कि इसने जो अपने आर्गूमेंट के सपोर्ट में कुछ रेफरेंस दिए हैं वो भी रेलिवेंट है। इसी तरह मैथ्स में मैंने देखा है कि अवाम करती है कि उन्होंने 2-3 मैथ्स किए होते हैं प्रैक्टिस, पेपर आता है कोई भी, तो जहां उन्हें लगे कि जरा भी इसका टच दिया जा सके तो पूरा मैप बना दें। तो लिहाजा आपने ये कोशिश करनी है कि इररेलेवेंट, यहाँ भी इररेलेवेंट वाली ही बात आती है कि आपने इररेलेवेंट नहीं लिखना। इसी तरह ना ही इररेलेवेंट कोई कोड रेफरेंस देना है, ना ही कोई मैप बनाना है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल अक्सर जो नए कैंडिडेट्स होते हैं उनकी तरफ से भी, वो ये है कि एक सवाल की पेपर में लेंथ क्या होनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूँ कि मेरी जो एवरेज लेंथ थी वो 7 to 8 पेजेस, इससे ज्यादा मैं नहीं लिखता था पर क्वेश्चन हर पेपर, ठीक है। लेकिन अगर आप रेलिवेंट रहते हुए जितना भी लिख सकते हैं तो मैं उससे मना नहीं करूँगा, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका आंसर रेलिवेंट होना चाहिए। और एग्जाम में ये बात याद रखिएगा कि आपने 2-3 चीजों को बैलेंस करना है। सबसे पहली बात ये है कि आपने अपने नॉलेज को, अपनी लेंथ को और टाइम को, उन तीनों चीजों को बैलेंस करना है। आपके पास एवरी 35 to 37 मिनट्स होंगे एक सवाल को अटेम्प्ट करने के। आपने उस टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए उसको रेलिवेंट नॉलेज देना है, ठीक है। अब उसके मुताबिक आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दें, क्योंकि एट द एंड है तो ये कंपेटिटिव एग्जाम, तो थोड़ा सा तो आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो ये ओवरऑल जो मेजॉरिटी क्वेश्चन थे, उसके अलावा जेंडर स्टडीज का भी मैं देखा था कि चैट में भी कुछ बंदों ने पूछा कि आपके जेंडर स्टडीज में अच्छे मार्क्स आए हैं, उसका कैसे मतलब पेपर अटेम्प्ट्स का भी सारा। तो मैं जेंडर स्टडीज का बताता रहूँ कि जेंडर स्टडीज में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने वेव्स ऑफ फेमिनिज्म और टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, इन दोनों चीजों का एक की है आपके जेंडर स्टडीज के पेपर के लिए। अगर आपको इनके ऊपर ग्रिप या कमांड नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट योर जेंडर स्टडीज पेपर इन अ वेरी गुड मैनर, आई वुड से। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से मुराद ये है कि रेडिकल फेमिनिज्म हो गई, सोशलिस्ट फेमिनिज्म हो गई, इस तरह लिबरल फेमिनिस्ट हो गई, इन सब को आपको पता हो कि आर्गुमेंट क्या है, ये कहते क्या है, इनका स्टांस क्या है। फिर आपको इनके जो फेमस फेमिनिस्ट है उनका आइडिया होना चाहिए कि फेमस फेमिनिस्ट कौन से हैं। फिर आपने उन फेमिनिस्ट के थ्रू और उनके बुक्स और उनके थ्रू आपने ये थ्योरीज अप्लाई भी करनी है बाकी सवालों को। बेशक वो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आए, पॉलिटिक्स, वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन एजुकेशन या पाकिस्तानी वुमेन के बारे में सवाल है, आपने उसको बताना है कि इस तरह जो मैं आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ, दीज आर्गुमेंट्स आर बीइंग सपोर्टेड बाय द थ्योरीज एज वेल और बाय द फेमिनिस्ट एज वेल। तो आपने उनको एज ए रेफरेंस यूज करना है, कोशिश करनी है कि उनको एज एन इंडिविजुअल टॉपिक्स नहीं लेना, बल्कि अपने पेपर अटेम्प्टिंग में ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये आपने हाथ से रखना है जेंडर स्टडीज में। उसके अलावा कोशिश करें कि जो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करें। जो
फेमस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब फेमस फेमिनिस्ट स्टैंड की बुक्स वगैरह, इसी तरह पाकिस्तान में जो फेमिनिस्ट स्टैंड का मतलब वीमेन है, फेमस वीमेन है, मलाला यूसुफजई, इस तरह आपने उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो, उनका नॉलेज हो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, बुक्स कौन से लिखी है, इसी तरह शर्मीन वैद है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज कौन सी है, उसमें से अक्सर ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। और कोशिश करेंगे इसको एज ए कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही प्रैक्टिस करें थ्योरीज को अप्लाई करने की। They will help you a lot in attempting your paper in final exams as well in CSS exams as well. जहाँ तक बात है इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस का अगर स्कोरिंग ट्रेंड भी देखा जाए तो स्कोरिंग ट्रेंड उसका कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल जो मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजी मेरे काम आई वो ये सिमिलर टू जेंडर स्टडीज, इसी तरह आपको उसमें चीज़ अप्लाई करनी है। आप कोई आर्गूमेंट दे रहे हैं, आपने कुछ भी करना है तो कोशिश करें कि आप उसमें थ्योरीज के थ्रू उसको अपने आर्गूमेंट को, अपने स्टांस को वैलिडेट करें, उसको बताएं कि आपको कमांड हासिल है इस सब्जेक्ट की। यहाँ तक कि अगर आप हिस्ट्री का भी कोई सवाल अटेम्प्ट करते हैं, रशियन रेवोल्यूशन में कोई भी, तो उसको ऊपर भी थ्योरीज अप्लाई करें। एट द एंड भी तो डिफरेंशिएट करेगा एक हिस्ट्री के और एक इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने थ्योरीज ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करनी है, थ्योरीज के अप्लाई करने से भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जहां तक बात है एंथ्रोपोलॉजी के पेपर की, तो एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में जो मैंने चीज नोट की थी वो यही थी कि एंथ्रोपोलॉजी में जो लोकल बुक्स हैं जो तो मार्केट में अवेलेबल थी, तो मैंने 2-3 बुक से कंसल्ट किया और उनकी बुक स्टैंडर्ड की नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे पेपर अच्छा नहीं हो सकता। तो मेरे एक दोस्त ने एक बुक रिकमेंड की थी, बल्कि 2 बुक्स थी एंथ्रोपोलॉजी की, जो कि रिकमेंडेड बुक्स में लिस्ट है पीएससी उसके टॉप पे वो एक बुक्स मेंशन की गई है। जब मैंने उससे प्रिपरेशन की तो ना सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी आसान सब्जेक्ट लेना पड़ा, बल्कि पेपर में मैंने देखा कि सवाल भी आते थे, उसको आसान हो गया था हल करना, और उससे एक पर्सपेक्टिव भी मिलता जा रहा था बुक्स से, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में किस तरह डिफरेंशिएट करना है इसको, एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक्स में या उसके आंसर में क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हो। पूछा गया कि इस्लामियात के बारे में, कि इस्लामियात पर थोड़ा सा गाइड करें। इस्लामियात में देखें, सबसे जरूरी बात यह है कि जो मैं समझता हूँ इस्लामियात के पेपर में आपके रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुरान और हदीस के रेफरेंसेस पे मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। आप हर आर्गुमेंट को कोशिश करें कि सपोर्ट करें हदीस और आयत फ्रॉम कुरान, इससे आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है इस्लामियात पर, उस पर भी फोकस करें, उसकी तैयारी करें। बुक्स अवेलेबल हैं या ऑनलाइन आप वेबसाइट्स भी आजकल अवेलेबल हैं, अगर आप वहाँ से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से भी तैयारी करें। ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें आप वहाँ से। इस तरह जो कम्बिनेशन होगा, अगर हम देखें कि ओवरऑल देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 200 to 20 मार्क्स बनते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन के सीएसएस में। तो जब इतने मार्क्स हैं एक पोर्शन के, तो हमें इसमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आवाम नहीं करती। तो लिहाजा आपने ओवरऑल अपनी तैयारी को लेके चलना है और कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें, इससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। हम अक्सर ये करते हैं कि हम पढ़ते बहुत ज़्यादा, रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। रीडिंग बुरी बात नहीं है, रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करें, उन्हें इवेलुएट करवाएं। एक दफ़ा आपको अगर समझ आ गई कि किस तरह आपको एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है पेपर में, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा तैयारी करना भी दूसरे सब्जेक्ट्स की। उसके अलावा पेपर में जाके आपको प्रेशर भी बहुत कम होगा। अक्सर स्टूडेंट्स वहाँ प्रेशर सिर्फ इस तरह से लेते हैं कि उनकी डिटेल प्रैक्टिस नहीं होती, जब पेपर में बैठती हैं जाके तो उन्हें समझ नहीं आती कि इसमें अब क्या करना है। लिहाजा आपने इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस रखना है डिटेल प्रैक्टिस पे, कि हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इन दिस जर्नी। तो इसका जो मेरा था वो ये था कि मैं, आप कह सकते हैं कि मैं लकी था इस सेंस में कि मुझे जो इर्द दोस्त थे, फैमिली वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, रिलेटिव्स ने बहुत सपोर्ट किया। पेरेंट्स तो करते ही हैं, लेकिन रिलेटिव्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। इवन व्हेन आई फेल्ड इन 2019, आई स्टिल रिमेंबर दैट माय रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स कॉलिंग मी टू सपोर्ट मी कि कुछ नहीं होता, इट्स ओके, नहीं होता कुछ, अगली अटेम्प्ट आ रही है, आप उसकी तैयारी करेंगे सारा। और यहाँ तक कि मुझे अभी भी याद है कि सत्य मूर्ति मुझे उस दिन जब रिजल्ट आया तो 3-4 दफ़ा कॉल्स आई थी कि फिलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारी तैयारी अच्छी थी, इट्स ओके,
कभी कभी साथ नहीं देती, तो वी विल कीप प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भी अपने इर्द गिर्द कोशिश करें पॉजिटिव लोग रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो आपको ये कहें कि नहीं तुमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, तो आप उनसे दूर रहें। ये वो लोग हैं जो जब आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा तो ये खुद आपको कॉल करेंगे, मुबारक देने के लिए सारा कुछ, और आप फील करेंगे द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ दोज पीपल। तो आपने इन लोगों से तैयारी के दौरान दूर रहना है। जो आपको ये कहें कि नहीं जॉब के साथ नहीं हो सकता, तो उन्हें बताएं कि जॉब के साथ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पोजिशन ली हुई है। अभी 8th पोजीशन डॉक्टर निदा मेरी कुलीग है और हमने क्लास वालों भी थी, हमने इकट्ठी तैयारी की थी, एंड वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, वो जॉब के साथ साथ उन्होंने 8th पोजीशन ली। तो इसका मतलब है कि जॉब के साथ किया जा सकता है। ये मिथ बनी है कि नहीं जॉब के साथ ठीक है मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कहता कि आसान है, लेकिन जॉब के साथ साथ किया जा सकता है। आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और ये एक लंबा सफर है। आप देखेंगे अगर आप पहली अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाते हैं तो फिर भी आपको कम से कम 1.5 साल लग जाता है, 1.5 ईयर फाइनल रिजल्ट आते आते। तो आपने इस दौरान कोशिश करना है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ना ले जाए, आपको डीमोटिवेट ना करे, वो आपने आपको होने भी ना दें। और इस जर्नी में मैं एक और बात बताऊं कि कोशिश करें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। ये आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है, आपने इस सफर में अकेले ही चलना है। आपने तैयारी करनी है, आपने लिखना है, आपने पेपर देने हैं, तो आपने दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स जब नए नए आते हैं, they are starting from zero and they start comparing themselves from those who have given one attempt or those who have did not get allocation। तो आपने ऐसे लोगों से कंपैरिजन नहीं करना, ये आपकी जर्नी है। आप अपने मुताबिक चलिए, आपको जो लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, तो आप वैसे ही करें। जब आप कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो आप अल्टीमेटली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे तैयारी के मुताबिक। उस बंदे की तैयारी बहुत अच्छी है, मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो मैं कैसे पेपर दूंगा, तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना। अगर कोई आपको ये भी कहे कि 24 घंटों में से 20 घंटे पढ़ता है, तो आप छोड़ देंगे, आप ना पढ़े 20 घंटे। आपको जितना लगता है कि मुझे इतना पढ़ने की जरूरत है, आप उसके मुताबिक चलिए। तो आपने इस तरह ही चल। तो ये सब वो चीजें थी जो कि मुझे लगता था कि मुझे बताने की